पर है कि जो देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको तो सातों अदृश्य कहा जाता है, जिसको देखा ना जा सके। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है स्वामी भक्त कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि मैंने मौसमी, देखिए मौसमी नहीं होता है, मौसमी नहीं होता है, मौसमी नहीं होता है, मौसमी नहीं होता है, मौसमी होता है, यानी कि मैंने मौसमी को बुलाया। आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौसमी कोई नाम थोड़ी ना होता है, मौसमी होता है। अगला देखिए सातु, वह थोड़ा ही भोजन करता है, शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि वो थोड़ा ही भोजन, यानी कि थोड़ा ही भोजन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो अल्पाहारी कहा जाता है। अल्पाहारी आपके सवाल का जवाब होगा। देखिए जिस एक तरीके से अगर बात करते हैं, मांस जो खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं, फल जो खाता है उसको फलाहारी कहते हैं, और जो थोड़ा भोजन करता है उसको अल्पाहारी कहा जाता है, और जो मांस वगैरह नहीं खाता उसको, जो साग सब्जी खाता है उसको शाकाहारी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वो भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाले ऑप्शन को चुनिए। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है, तो मैं कहूंगा इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, वह बेचारा जन्म से अंधा है, तो जन्म से अंधा इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको भाई साहब जन्मांध कहा जाता है, जो जन्म से अंधा होता है। अगला देखिए जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए, तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। उसको सातु हम लोग कृत्रिम कहते हैं, है ना, क्या कहा जाता है सातु, कृत्रिम कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए सातु, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिया गया वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए। तो बूझना समझना सातु थोड़ी ना होता है ना, बूझना समझना नहीं होता है, तो यहीं पर आपकी दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए, आपसे खाली जगह वाला सवाल पूछा जा रहा है कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, निर्विघ्न है, घोर है या कठिन है। तो मैं कहूंगा सातु क्या होना चाहिए, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये होना चाहिए, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। कौन से पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी आपको लग रही है? देखिए बहुरा का मतलब क्या, अली होता है ना। कविता, कवि का पर्यायवाची तो कविता नहीं होता है, लड़का का पर्यायवाची लड़के नहीं होता है, अनुकूल का प्रतिकूल नहीं होता है। मैं ये कहूंगा सातु कि भौरा का पर्यायवाची अली होता है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातु, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य आपको दिए जाएंगे आपके एग्जाम में, एक वाक्य उसमें से शुद्ध होगा, बताइए कौन सा है। तो ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया साथियों, मैंने मौसमी को बुलाया, ये आपका सही होगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। स्वस्थ का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। तो स्वस्थ का विलोम आप लोग याद रखेंगे, रुग्ण होता है साथियों स्वस्थ का विलोम, ठीक है ना। शुष्क का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों आपको आर्द्र बता देना है ना। और निरोगी का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों रोगी बता देना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है सुषमा कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। पल्ला पकड़ना, इसका मतलब क्या होता है साथियों, पल्ला पकड़ने का मतलब क्या होता है, सहारा लेना। क्या इसका मतलब होता है, सहारा लेना, इसका मतलब होता है पल्ला पकड़ने का मतलब। अगले नंबर का सवाल है, आपसे खाली जगह में पूछा जा रहा है कि सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। उच्च आएगा, निम्न आएगा, विचित्र आएगा या सरल आएगा? तो मैं तो यही कहूंगा कि सादा जीवन उच्च विचार है ना जीने का मूल मंत्र होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, बताइए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको साथियों रसवंती कहते नहीं, उसको प्रतीक बिंब कहते नहीं, बिंब नहीं, उसको किंवदंती कहा जाता है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो मुहावरे के अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि पानी का बताशा होना। तो पानी का बताशा होना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षणभंगुर, पानी का बताशा होना। आंसर आपका सी है। अगला देखिए साथियों, श्वेत का विलोम क्या होता है मुझे बताइए। देखिए उग्र बहुत पूछा जाता है कि उग्र का विलोम क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे उग्र का विलोम होता है सौम्य, और श्वेत का अगर आपसे विलोम पूछे तो श्वेत का विलोम साथियों शाम होता है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बिजली का इसमें से समानार्थी शब्द क्या होगा। तो बिजली को तरणी नहीं कहते, बिजली को कहा जाता है सौदा। तो अगर आपका भी जवाब, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे, तो मैं कह सकता हूं चितरंजन दास भी तो थे साथियों। तो चितरंजन दास आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मैं कहूंगा शौकत अली ने किया था, बिल्कुल सही जवाब शौकत अली ने साथियों। शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये आपको याद रखना है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम के लिए आएगा, आपको ध्यान रखना है। 1961 में ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों दादा भाई नौरोजी ने ही ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की थी 1866 में। उसके बाद देखिए
आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि कौन सी शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो कौन सी शताब्दी से, ये बात आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। देखिए प्राचीन भारत की अगर बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक चला। मध्यकालीन भारत जो चला साथियों, मध्यकालीन भारत का इतिहास ये 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला। और जो आधुनिक काल है साथियों वो 1707 ईस्वी से चला, ठीक है ना। तो 1707 ईस्वी से चला, तो मैं कहूंगा 1707 ईस्वी को, यानी कि 1700 से ऊपर जैसे ही बढ़ गया तो वो 18वीं शताब्दी लग जाती है। यानी कि आधुनिक काल की जो शुरुआत हुई साथियों वो 18वीं शताब्दी से हुई। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को मैं कहूंगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगले नंबर का सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है। तो पता साथियों किसका है, मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का है, सर्वोच्च न्यायालय का है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के लिए प्रयास के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन है और इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने में। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया। उसे वैज्ञानिकों ने साथियों द्रव्य नाम दिया, द्रव नहीं द्रव्य नाम दिया। आंसर आपका डी हो जाता है। अफ्रीका में स्थित जो किलिमंजारो है साथियों, इसका नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। जो किलिमंजारो है ना साथियों, ये क्या है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। सीरिया की राजधानी कौन सी है बताने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो सीरिया की राजधानी साथियों क्या है, डमास्कस है ना, डमास्कस साथियों है। बहरीन की राजधानी अगर आपसे पूछे तो मनामा आपको बता देना है ना। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं बहरीन की राजधानी मनामा हो गई। और अगर बात करते हैं आदिस, देखिए दोहा जो है ना ये कतर देश की राजधानी है। और आदिस अबाबा की अगर बात करते हैं ये इथियोपिया की राजधानी। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चलिए भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैं कह सकता हूं साथियों लक्षद्वीप आपका जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अच्छा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिए। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो ये पता कहां पर स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है साथियों। लोकटक झील ये आपको याद रखना है। और ये पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहलाई जाती है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक साथियों किस नदी को कहा जाता है, क्या दामोदर नदी को कहते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों बिहार राज्य की अगर हम बात करते हैं तो बिहार राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार के डीजीपी कौन बने हैं। तो अंडमान निकोबार के डीजीपी पता कौन बने साथियों, HGS धालीवाल जो है ना, यही अंडमान निकोबार के डीजीपी बने हैं। उसके बाद देखिए किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। तो पता साथियों कहां पर खोला गया है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट आपका जवाब होगा, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर ही पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। तो मैं यहां पर साथियों क्या कहूंगा, किस राज्य सरकार ने, तो आपको ध्यान रखना है साथियों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों, इनका नाम है एलन मस्क। और एलन मस्क ही फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। उसके बाद देखिए भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको यहां पर भी मालूम होना चाहिए साथियों कि भारत और न्यूजीलैंड देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। देखिए पुलिस है, पुरुष है, पति है, इसके लिए आरेख क्या बन सकता है। देखिए अगर हम साथियों ऑप्शन नंबर ए वाले को माने, देखिए अगर हम साथियों इसको क्या मान ले, इसको यहाँ पर हम पुलिस मान ले, है ना, इसको हम क्या मान ले, अगर पुलिस मान ले। देखिए कुछ पुलिस यहाँ पर बना लेता हूँ, जैसे कि ये क्या होगा, ये पुलिस हो गई। अच्छा कुछ पुरुष पुलिस हो सकते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों कुछ पुरुष जो है ना वो पुलिस हो सकते हैं। और कुछ पुरुष जो होंगे ना वो कुछ और काम करते होंगे। और लिखा हुआ है पति, हो सकता है कुछ पति पुलिस हो और कुछ पति जो है वो क्या, वो आपके पुलिस ना हो, है ना, लेकिन पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ये पुरुष के अंतर्गत ही सारे पति आएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी नहीं बनेगा, ये भी किसी हालत में नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही संबंध चीनी का किससे होगा। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि शहद मधुमक्खी के जरिए ही प्राप्त होता है, तो चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होती है। तो गन्ना आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि जैसे TANGY से GZMTB बनाया गया है, वैसे ही PRIEST से कौन से यहाँ पर लेटर साथियों बनाए जा सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए
यहाँ पर अगर हम लोग साथियों बात करते हैं कैसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ए से यहाँ पर जेड बनाया गया, तो मुझे एक बात समझ में आई, अपोजिट लेटर आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है और डी का अपोजिट साथियों डब्ल्यू होता है। उसी प्रकार साथियों टी का अपोजिट क्या होता है जी, एन का अपोजिट क्या होता है एम, जी का अपोजिट टी और वाई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट वाई कह लो या वाई का अपोजिट बी कह लो। तो उसी प्रकार प्रीस्ट यानी कि पी आर आई ई एस टी का अपोजिट आपको यहाँ पर बताना होगा। पी का अपोजिट क्या होता है के, आर की अगर बात करते हैं आर का अपोजिट आई होता है और आई का अपोजिट आर होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है साथियों, ई का अपोजिट आपका वी होता है, और एस का अपोजिट क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए अब एस की अगर बात करें, एस का अपोजिट होता है एच और टी का अपोजिट क्या होता है साथियों जी होता है। तो कुल मिला के देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, के आई आर वी एच जी, ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। अगले नंबर का सवाल साथियों, कथन और निष्कर्ष से कम 3 सवाल पूछे जाएंगे साथियों, 3 से 4 सवाल तक पूछे जा सकते हैं। देखिए सभी फल फूल है, तो जितना कहा जा रहा है उतना कर लीजिए। मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गया, ये फल हो गए, और कह रहे कि सभी फल जो है ना ये फूल हैं, तो ठीक है सभी फल देखिए फूल हो गए। कह रहे कि कुछ फल कीवी हैं, यानी कि इतने अच्छा फल के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि इतने फल मान लेते हैं साथियों, इतने फल क्या हो जाएंगे, इतने फल आपके कीवी हो जाएंगे। चलिए अब निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहा जा रहा है कि कुछ फूल कीवी हैं, कुछ फूल कीवी हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई कुछ फूल, इतने फूल जो है ना वो कीवी हो जाएंगे। सभी कीवी फल हैं, सभी कीवी फल नहीं भाई साहब, कुछ कीवी फल हैं, यानी कि इतने कीवी फल नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक वाला अनुसरण करेगा, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों एक नंबर सीरीज का सवाल आपके सामने है कि 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 20 है, और उसके बाद साथियों 50 है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर 106 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए साथियों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 2 बढ़ाया गया है, अब यहाँ पर 12 बढ़ाया गया है, यहाँ पर 30 बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर साथियों 50 से 106 हुआ है, तो या तो 56 बढ़ाएगा, तो यहाँ पर क्या बढ़ाया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और कर लीजिए, कितना बढ़ाया गया, 2 से 12 हुआ है 10 बढ़ाया गया है, 12 से 30 हुआ है 18 बढ़ाया गया है, 30 से 56 हुआ है 26 बढ़ाया गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर तो सेम बढ़ रहा है, देखिए 10 से 18 हुआ है 8 बढ़ा है, 18 से 26 हुआ है 8 बढ़ा, यानी कि यहाँ पर भी 8 बढ़ेगा, तो 26 और 8 कितना होता है, मैं कहूंगा 34 होता है। तो अब देखिए अब 56 में 34 बढ़ेगा और हमें ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। 4 और 6 10 होता है ना, हासिल का 1 है, 4 और ये 5 9 आपका हो जाएगा। तो 106 में 90 मिलाने पर आपको ये संख्या पता चलेगी, तो 606 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 196 हो जाएगा। और 196 कौन सा ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में साथियों एक जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, कहा जा रहा है कि 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। मैं आपको सारी चीजें यहां पर बता देना चाहता हूं। अगर आपसे पूछा जाता 4 का विपरीत क्या होगा, तो 1 को छोड़कर 5 को छोड़कर 3, यानी कि 4 का विपरीत पूछा जाता 3 बताते, 3 का विपरीत पूछा जाता 5 बताते। अब देखिए 5, 1 को छोड़कर 3 को छोड़कर 7, 5 का विपरीत पूछा जाता 7 बताते, और 7 के विपरीत पूछा जाता 5 बताते। अब बचा क्या 6, 6 का विपरीत क्या होता है, 6 का विपरीत पूछा जाता 8 बताते, और 8 का विपरीत पूछा जाता 6 बताते। सवाल में 7 का विपरीत पूछा गया है, तो 7 का विपरीत 5 हो जाएगा, यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 3 गुणा 45 भाग 5 प्लस 7 माइनस 12 बराबर 70 है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। संख्याओं को आपस में यहाँ पर बदलने की बात कही गई है। अगर हम 3 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 3 रख दें, जैसे कि ये लिखा हुआ है 3 है तो 3 की जगह पर हम 5 कर देंगे, 45 का 45 रखेंगे, भाग 5 है तो 5 की जगह पर हम 3 कर देंगे, प्लस 7 का 7 रखेंगे, 12 का 12 रखेंगे। यानी कि इसको कैलकुलेट करने पर अगर 70 आ जाता है तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों 3 से 45 कट होगा, क्योंकि आप सभी को पता है भाग सबसे पहले कट होता है, उसके बाद गुणा होता है। 3 से 45 कट होगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, प्लस आपका 7 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब गुणा सॉल्व होगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा साथियों, 75 प्लस 7 माइनस 12 हो जाएगा। 75 में से साथियों क्या 7 आपको जोड़ना है, यानी कि 80 और 2 82 हो जाएगा। 82 में से 12 घटाने पर अगर 90 आ जाता है, क्योंकि ये सब 90 90 90 चल रहा है, सॉरी 90 नहीं 70 70 चल रहा है, 70 आ जाता है। हाँ बिल्कुल 82 में से 12 घटाओगे साथियों 70 ही तो आएगा, यानी कि 70 बराबर 70 हो गया। तो मैं कहूंगा यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करने पर 70 नहीं आता, कुछ और आता, तो फिर हम इस वाले ऑप्शन को देखते, फिर इस वाले को देखते, अगर नहीं आता फिर इस वाले को देखते, कोई ना कोई तो हमारा आंसर होता। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा। ये तो साथ हमें सवाल ही नहीं दे रखा है,
लेकिन मैं समझ गया कि किस टाइप का सवाल हो सकता था, यह मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए अगर सबसे बेसिक से समझा, मान लीजिए यहाँ पर ए रखा होता और ये दर्पण होता, आपसे कहा जाता ए दर्पण में अगर आप देखते तो कैसा दिखता। तो भैया कुछ लेटर ऐसे होते हैं अल्फाबेट में जो जैसे दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे, तो ये कुल मिला के साथ तो ऐसा ही दिखता। अगर आपसे पूछा जाता बी ऐसा है, बी दर्पण में कैसा दिखता, तो बी दर्पण में कुछ ऐसा दिखता। अगर हम बात करते सी की तो सी ऐसा दिखता। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डी की बात करें, डी आपको ऐसा दिखता। लेकिन अगर पूछा जाता टी दर्पण में कैसा दिखता, तो टी जैसा है वैसा ही दिखेगा। डब्लू जैसा है, डब्लू वैसा ही दिखेगा। अगर मैं आपसे पूछूं दो कैसा दिखेगा, तो दो कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन एक जैसा है साथियों, एक जैसा है तो एक वैसा ही दिखेगा। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पर तो तीसरी दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब, जैसे कि ए है जल प्रतिबिंब कहा जाएगा तो नीचे दर्पण रखना पड़ेगा। जल में ये कैसा दिखाई देगा, जल में सातों ए ऐसा दिखेगा, बी कैसा दिखाई देगा, बी सातों ऐसा यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट नंबर के सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे 7 से यहाँ पर 36 बनाया गया है, वैसे ही 5 से कौन सा नंबर यहाँ पर बनाया जा सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही। देखिए जैसे कि 7 है, 7 पंजे, अगर 7 की गुणा हम 5 से कर दे 7 पंजे 35 और उसमें एक जोड़ दे 36 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 की गुणा 5 से कर दे और उसमें एक जोड़ दे तो यहाँ पर 5 पंजे 25 एक 26। लेकिन 26 तो अब ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये लॉजिक इसमें नहीं लगा है, लॉजिक इसमें कोई और लगा होगा। तो वो भी ट्राई कर लेते हैं कौन सा लॉजिक लगा है। देखिए 7 छंग 42 अगर हम करके देखें, जैसे कि इसकी गुणा अगर हम 6 से करें 7 छंग 42 और फिर 42 में हम 6 घटा दें तो कितना रह जाएगा, तो 36 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर ऐसा ही इसको भी देखते हैं, 6 की गुणा करा है 5 छंग 30, लेकिन 30 में हम यही 6 माइनस इसमें के 6 इसमें माइनस करेंगे तो 24 आता है। अगर 24 ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल साथ 24 ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी कूट भाषा में वॉल्यूम को AUQARI के रूप में लिखा जाता है, तो DESIGN को क्या लिखा जा सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए देखिए साथों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका यहाँ पर साथों कैसे क्या हो सकता है। देखिए मुझे इतना पता है, जैसे कि V है, V से अगर आपको A बनाना है तो आपको 5 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 5। अब जैसे कि O है, O से U हो गया है तो यहाँ पर 15 और फिर 21 6 बढ़ाना पड़ा है। L आपका होता है 12 पर, Q आपका होता है 17 पर, 13 14 15 16 17 5 बढ़ाना पड़ा है। U से साथियों क्या हुआ है, A हुआ है तो U आपका 21 पर होता है, 6 बढ़ाना पड़ा है। M से साथियों एक काम करिए साथियों, देखिए V से यहाँ पर क्या हुआ है, A हुआ है तो सबसे पहले 5 बढ़ाना पड़ा, हम इसमें 5 बढ़ा देते हैं, D में हम 5 बढ़ा देते हैं। तो D में 5 बढ़ाओगे I आएगा। I एक तो इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में है। O है यहाँ पर, O में कितना बढ़ाया गया साथियों, O 15 पर होता है, U 21 पर होता है, 6 बढ़ाएगा तो इसमें भी 6 बढ़ा दो। तो जब आप साथियों इसमें 6 बढ़ाओगे तो फिर कितना बढ़ेगा, 5 और 6 फिर तो K आ जाएगा, लेकिन K कहीं पर ऑप्शन में नहीं है तो थोड़ा सा रुकिए, फिर कुछ मामला और है। अच्छा ऐसा तो नहीं साथियों O से U है, जैसे कि आपने वॉवेल पढ़े होंगे AEIOU, तो देखिए O के बाद क्या है, U है, तो देखिए यहाँ पर O के बाद U है। अच्छा भाई ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि E है तो E के बाद क्या आएगा, I आएगा, तो यहाँ पर I आ जाएगा, यानी कि डबल I वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला है। अब जैसे कि ये L है ना, कितना है, L है, तो L में अगर आप 5 जोड़ोगे तो Q आ जाएगा, है ना, 13 14 15 16 17 बिल्कुल। तो इसमें क्योंकि वॉवेल का अलग मैटर है, कॉन्सोनेंट का अलग मैटर चल रहा है। कॉन्सोनेंट में 5 जोड़ना पड़ रहा है और वॉवेल में अगला वॉवेल देखना पड़ रहा है। S 19 पर होता है, 5 जोड़ोगे 24 आ जाएगा, 24 पर आता है X, देखिए X है, तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ ही चला जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि BARK को यहाँ पर क्या लिखा गया है, FXWI, तो यहाँ पर STOP को कौन से 4 लेटर के रूप में लिखा जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले लॉजिक पहचानिए साथियों, जैसे कि यहाँ पर B से हुआ है F, यानी कि B होता है 2 पर, F होता है 6 पर, तो साफ साफ कितना बढ़ाया गया है साथियों, साफ साफ आपका यहाँ पर 4 बढ़ाया गया। पहली बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर 4 बढ़ा दिया गया। अब देखिए ये A से क्या हो गया, X हो गया, तो ये तो कुछ माइनस हुआ है, पता कितना माइनस हुआ है साथ, तो यहाँ पर 3 घटाया गया, यानी कि पहले 2 बढ़ाया गया 3 घटाएगा। अच्छा यही लॉजिक अगर हम इसमें लगाएं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर कितना बढ़ाया गया था, B से F हुआ है, 4 बढ़ाया गया है, तो S में अगर 4 बढ़ाओगे तो सातों 23 पर W आता है, तो W देखिए सारे ऑप्शन में, यानी कि लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद सातों यहाँ पर कितना घटाया गया, 3 घटाया गया, तो 3 हम इसमें T में घटाएंगे, T होता है 20 पर, तो साथियों Q आ जाएगा जो कि 17 पर होता है, बिल्कुल सही। तो WQ कहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। और उसके बाद साथियों फिर से यहाँ पर R से W हुआ यानी कि 5 बढ़ाया गया है और K से I हुआ यानी कि 2 घटाया गया, तो वही चीज यहाँ पर आपकी लागू होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, आपके सामने सातु 56 गुणा 4 भाग 12 प्लस 33 बराबर 36। आपसे कहा जा रहा है कि कौन से 2 गणितीय चिन्हों को आपस में परस्पर बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस की अगर बात करते हैं, गुणा और ये सातु भाग है, प्लस और गुणा है, प्लस और सातु माइनस हो जाएगा, और ये सातु कितना है ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सातु अगर हम यहाँ पर ट्राई करते हैं तो प्लस माइनस ये अगर इधर से स्टार्ट करें तो जैसे कि आपका 56 है, 39 है, 4 है, 12 है,
33 है बराबर 36 आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस, तो माइनस है माइनस का प्लस हो जाएगा, गुणा का गुणा रहेगा, भाग का भाग रहेगा, प्लस है प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। अगर इसको आपने कैलकुलेट किया और अगर 36 आ गया तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर 36 नहीं आया इसको कैलकुलेट करके फिर हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले भाग होती है, तो सबसे पहले अगर भाग होती है 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये कितना आ जाएगा 56 प्लस आपका 39 और ये बटे में आ जाएगा 3 और माइनस कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। देखिए कट जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि इधर आ गया 56 प्लस आपका 13 माइनस आपका 33 हो जाएगा। 56 13 को जोड़िए कितना हो जाएगा साथों, मैं कहूँगा 69 हो जाएगा, माइनस 33 कितना हो जाएगा, है ना 6 जाएगा और 3 जाएगा 36 आपका आ जाएगा। देखिए बिल्कुल साथियों 36 बराबर 36 हो चुका है ना। यहाँ पर भी 36 था, तो ये कुल मिला के अगर बात करें तो यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कथन आपके सामने हो, निष्कर्ष आपके सामने है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, सभी खिलाड़ी लोग हैं, है ना। तो कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, मान लीजिए साथियों ये हमने यहाँ पर क्या मान लिया, खिलाड़ी मान लिया, और कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो मान लेते हैं इतने खिलाड़ी क्या खेलते हैं, इतने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि सभी खिलाड़ी जो है ना, सभी खिलाड़ी, ये सभी खिलाड़ी क्या हैं, सभी खिलाड़ी साथों यहाँ पर लोग हैं। चलिए तो अब निष्कर्ष की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका यहाँ पर सही हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। भैया कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, ये बात गलत है, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो कुल मिला के ये गलत हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए दूसरा वाला, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये बात सही है, इतने लोग साथ फुटबॉल खेलते हैं, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला, और सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं, सभी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये सारे लोग फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि ABCD नाम के 4 पुरुष हैं, MNO और P नाम की 4 महिलाएं। अच्छा ABCD नाम के ये 4 पुरुष हो गए और MNOP नाम की 4 महिलाएं होंगी। ये गोल मेज के परिता है ना, महिला के बाद एक पुरुष के वैकल्पिक क्रम में बैठे, ठीक है भैया। तो 8 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथ यहाँ पर 7। अच्छा एक पुरुष है एक महिला है, एक पुरुष है एक महिला है, ये यहाँ पर चीज चल रही। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि P और BA के बीच में, यानी कि P जो है ना BA के बीच में है, ठीक है, A इनके ठीक बगल में है और D के सामने बैठा है, तो इसको हम बैठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साथों देखिए AND कहीं और हमको मिल रहा है, AND हाँ A मिल रहा है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो N के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है। तो N के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है साथों, A बैठा हुआ है। अच्छा भाई तो रिस्क हमें लेना पड़ेगा साथियों, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि N के ठीक किधर को मतलब बैठा हुआ है। अच्छा अगर इससे हम देखें कि B और A के बीच में, तब इससे भी नहीं अंदाजा ले। चलिए तो रिस्क ले लेते हैं कि N के ठीक बगल में, अगर N के ठीक बगल में A हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं और A हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर बैठा दिया, या एक दर्जा यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। N के बगल में A बैठा हुआ है और D के सामने बैठा हुआ है ना, A जो है A ये D के सामने बैठे, यानी कि D आपका यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद कहा जा रहा था कि B और A के बीच में कौन है साथियों, P बैठा हुआ है, तो B और A, B यहाँ पर बनेगा, है ना। हाँ ये बात बिल्कुल सही। अगर हम A यहाँ पर बनाते तो A और फिर यहाँ पर कैसे आता B, यहाँ पर तो ऑलरेडी D बैठ चुका है, तो A और B के बीच में कौन है, P है, तो ये बात भी आपकी क्लियर होगी, यानी कि यहाँ पर A नहीं बैठेगा। आपसे कहा जा रहा है P के सामने बैठी है M, तो P के सामने कौन बैठी है, M बैठी, यानी कि M यहाँ पर हो जाएगी। आपसे कहा जा रहा है B और D के बीच में कौन बैठी है, B और D, B कहाँ पर, अच्छा यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कौन बैठेगा। एक बार फिर से सवाल को पढ़िए, देखिए साथियों। अच्छा हाँ यहाँ से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि आपको ये पता है कि 4 पुरुष 4 महिलाएं हैं, एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला ऐसे बैठ रही हैं। तो ये कौन है, ये पुरुष है, ठीक है ना, ये कौन है, ये भी पुरुष है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक महिला बैठेगी, यानी कि इसमें या तो M बैठेगा जो कि ऑलरेडी बैठ चुका है, या तो क्या इसमें N बैठेगा, N भी ऑलरेडी बैठ चुका है, क्या इसमें O बैठेगा, O बैठेगा, क्योंकि ऑलरेडी P भी यहाँ पर बैठ चुका है, साथ तो P भी एक महिला है, तो O ही यहाँ पर बैठेगा। तो O आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। B और D के बीच में कौन बैठेगा, O बैठेगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर A के साथ है, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथ अगले नंबर का सवाल है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए एक इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आएगा जरूर, 1 से 2 सवाल के 5 वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, है ना। आपको कहा जाएगा कि इसको अंग्रेजी शब्दकोश में अगर इसको लगाया जाए तो ये कैसे लगाए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक ही चीज ध्यान देना, देखिए स्टार्टिंग में सबके MAR है, MAR यहाँ पर भी है, MAR यहाँ पर भी है, MAR यहाँ पर भी है। अब आप देखिए MAR के बाद जो लेटर है वो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, क्या M पहले आता है या T पहले आता है। मैं कहूँगा M पहले आता है, I पहले आता है, या यहाँ पर I पहले आता है, या E। मैं कहूँगा सबसे पहले तो इनमें से E आता है, तो E वाला सातु सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ये सातु सबसे पहले आ जाएगा। देखिए 4 नंबर है सबसे पहले। अच्छा उसके बाद सातु यहाँ पर क्या आएगा, देखिए E हो गया, फिर E के बाद I आता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब देखिए E के बाद E है और J है, तो J बाद में आता है, E पहले आता है, तो ये 5 नंबर आ जाएगा। उसके बाद सातु आपका फिर यही आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। फिर इनमें से बताइए, देखिए MA
और टी आई। तो एम ए वाला पहले आएगा भाई साहब, फिर 2 वाला आएगा, यानी कि कुल मिला के 45,312 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना। आपसे कहा जा रहा है साथियों, जैसे कि मान लीजिए ये दर्पण है, ये क्या है, ये एक दर्पण है और ये चीज आपके सामने है, तो ये आपको दर्पण में कैसा दिखाई देगा। मैं आपको बताता हूँ, जो अंत में लिखा होता है वो शुरू में, जैसे कि ये यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन दर्पण में दिखाई देगा वो 2 इस तरफ दिखाई देगा और कुछ ऐसा दिखाई देगा, 5 कुछ ऐसा दिखाई देगा, 6 कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 कुछ ऐसा दिखाई देगा, 3 कुछ ऐसा दिखाई देगा, 9 की अगर बात करते हैं 9 कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है साथियों, मुझे आप लोग बता दीजिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आपको यहाँ पर साथियों ये जो है ना वो दिख रहा है। चलिए मुझे बताइए। चलिए तो मैं कहूंगा ये मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है साथियों, तो बी आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जब वो अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, यानी कि पहले वो चल रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब उसने अपनी चाल बढ़ाई और 5 की जगह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कर दी, तो वो स्कूल में 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो कहेंगे छात्र द्वारा चली गई दूरी साथियों कितनी होगी। देखिए दूरी की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए दूरी हमने x मान ली यहाँ पर, है ना। अच्छा अब यहाँ पर क्या कहा गया है, इन दोनों के डिफरेंस की बात कही गई है, 20 मिनट है, यानी कि 5 की जगह अगर 6 चलोगे ना तो 20 मिनट पहले पहुंच जाओगे, 20 मिनट का अंतर आएगा। तो मान लेते हैं साथियों अगर हम दूरी x मान लेते हैं, है ना, और चाल कितनी है, चाल यहाँ पर साथियों 5 है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल क्या होता है साथियों, कहीं ना कहीं समय होता है, ठीक है। इस समय में से हमने ये घटाया, यानी कि यहाँ पर दूरी बटे चाल कितनी है, 6 है, तो ये अब देखिए ये एक भी समय है, ये एक समय है और ये भी एक समय है, तो इस समय में से अगर इस समय को घटाते हैं तो कितना आता है, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 20 है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये घंटे ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी घंटे में बदल लीजिए। 20 मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो 60 से आपको भाग देनी पड़ेगी। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 6 की 1 से गुणा करेंगे, 5 की 1 से गुणा करेंगे और 5 छंग आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आ जाएगा 20 का 20, 20 3 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, आपका x आ जाएगा, क्योंकि 6x में से 5x जाएगा x, और अगर बात करते हैं साथियों ये 30 इधर आ जाएगा, 3 से कट होगा 30 तो 10 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 10 आया। तो छात्र द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, हमने दूरी x मानी थी और x कितनी निकल कर आई है, 10 किलोमीटर निकल कर आई है, तो दूरी कितनी आपकी कहलाएगी, 10 किलोमीटर की आपकी दूरी कहलाएगी। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से कम है तो वो संख्या कितनी हो सकती है। देखिए साथियों अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, वो संख्या मान लेते हैं x है, तो किसी संख्या का यानी कि उस x संख्या का 30% यानी कि 30/100, यानी कि उस संख्या का जो 30% है ना, ये उसी संख्या के 60% से कितना कम है, 15 कम है, तो 15 कम कर दिया, माइनस कर दिया, तो अब ये चीज आपके सामने आ गई। तो वो संख्या क्या है, यानी कि x का मान आपको बताना है साथियों, इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं 0 से 0 आपका कैंसिल, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कितना आ जाएगा, 3x/10 आ जाएगा, बराबर आपका ये कितना आ जाएगा, 6x/ यहाँ पर 10 आ जाएगा, है ना, बराबर माइनस कितना आ जाएगा साथियों, माइनस आपका जो आएगा वो -15 आएगा। तो -15 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर देखिए ये इधर है ना, बराबर की इधर है, ये अगर हम इधर को ले जाएं तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, यानी कि 6x/10, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3x/10, और बराबर, अब ये बराबर के किना है ना, इसकी अगर बात करते हैं तो ये अब उल्टा हो गया, पहले ये इसकी साइड था, अब ये अलग को चला गया तो माइनस की जगह ये प्लस का हो गया 15। अब देखिए साथियों ये 10 नीचे है तो एक बार 10 आ जाएगा, 6x में से 3x जाएगा तो 3x बचेगा, बराबर आपका 15 आ जाएगा। x का मान कितना निकलेगा, 15 गुणा 10/3, अगर कट करते 3 पंजे 15, 5 गुणा 10 से करिए, x बराबर साथियों 50 आपका आ जाएगा, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, तो वो संख्या आपकी 50 होगी। और 50 जिनका भी आंसर है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है, यदि ब्याज दर 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी होगी। देखिए साथियों यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है कितना, 5,000 दे रखा है, आपको साथियों समय दे रखा है कितना दे रखा है, समय आपको समय यहाँ पर 6 वर्ष का दे रखा है, आपको यहाँ पर मिश्रधन भी दे रखा है कितना, 7500 साथियों 50 दे रखा है। अच्छा इन तीनों की मदद से आपको क्या निकालना है, आपको दर निकालना है सबसे पहले, और फिर जो दर निकले उस दर में, उस ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि करना, उसके बाद फिर साथियों धनराशि निकाल के आपको बताना, ये सवाल है। तो सबसे पहला काम साथियों यहाँ पर हम लोग दर निकाल लेते हैं। दर का सूत्र क्या होता है साथियों, साधारण ब्याज गुणा
100/p/t यानी कि समय इंटू मूलधन। तो साधारण ब्याज कितना है? देखिए मिश्रधन में से जब आप मूलधन घटाओगे ना तो वो साधारण ब्याज होता है। तो 7550 में से 5000 घटाओगे कितना निकलेगा साथियों? 2550 निकलेगा, गुणा 100 हो जाएगा। पी कितना है? पी 5000 है तो 5000 आ जाएगा। टी यानी कि समय कितना है? 6 वर्ष है तो 6 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप ब्याज दर निकाल सकते हो। चलिए तो कोशिश करते, देखिए इन 3 जीरो की मदद से हम इन 3 जीरो को कट कर सकते हैं, इस 5 की मदद से इसको कट कर सकते हैं साथियों। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब आ गया 5/6। कितना आ गया? 5/6 आ गया। 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। इसको और कट करोगे 2 8 16 यानी कि 8.5% आपकी क्या निकलेगी? आपकी दर निकलेगी, ब्याज दर 8.5% निकलेगी। अच्छा अगला काम है कि उस ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि की जाती है। तो 8.5 में 3.5% की वृद्धि करोगे कितना आ जाएगा साथियों? जो आपकी नई दर आई है वो 12% की यहाँ पर आई है। ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है? करेंगे तो अब तो धनराशि अब कितनी हो जाएगी, ये बात आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो धनराशि कितनी हो जाएगी, मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन कैसे निकालते हैं? पी प्लस साधारण ब्याज, इन दोनों को योगफल कर दोगे तो आपको मिश्रधन साथियों पता चल जाएगा। चलिए तो कोशिश करते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग देखिए अब सबसे पहले हमें साधारण ब्याज साथियों यहाँ पर निकाल लेना चाहिए। साधारण ब्याज साथियों क्या होता है? पी यानी कि मूलधन कितना है? 5000 है, 5000 लिख लिया है ना। अब दर कितनी आएगी साथियों यहाँ पर? अगर क्योंकि पी आर टी अपॉन 100 होता है तो दर कितनी है साथियों? दर आपकी 12%। नहीं, ये वाली लिखेंगे। समय कितना है? समय 6 वर्ष का है, बटे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। साधारण ब्याज कितनी निकलेगी साथियों? 12 50 12 छंग 72, 72 गुणा 50 की आपको यहाँ पर कराना है। तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा? 5 दूना यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 7 35 और एक आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना निकला है? 3600 निकला है। मैंने कहा था मिश्रधन पूछा जा रहा है। मिश्रधन कैसे निकालते हैं? मूलधन आपका 5000 है और साधारण ब्याज आपका 3600 यहाँ पर निकला है। तो 3600 और 5000 कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा 8600 हो जाएगा। तो अब धनराशि कितनी हो जाएगी? मैं कहूंगा 8600 हो जाएगी। 8600 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए वाले में है, ए नहीं बल्कि बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे आप लोग बताइए कि आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि है, इसमें ए बी सी के मध्य इस प्रकार इसको विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है। यानी कि ए और बी के हिस्सों की अगर बात करते हैं तो 3:5 है और बी अनुपात सी के हिस्सों की अगर बात करते हैं तो साथियों 2:7 है। तो यदि ए का हिस्सा 3600 है तो कुल धनराशि कितनी होगी? देखिए मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर सवाल में ए अनुपात बी आपको और बी अनुपात सी आपको दे रखा है तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। तो देखिए साथियों कैसे? 3:5 और 2:7 ऐसे कर दीजिए। 3 दूना 6 ये ए हो जाएगा, 2 पंजे 10 ये बी हो जाएगा, 5 7 35 ये आपका सी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अब देखिए, अब ये करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ए का हिस्सा 3600 है। ए का हिस्सा कितना बताया गया है? 3600 है, लेकिन यहाँ पर तो 6 बताया गया है। तो इसकी गुणा किससे की गई है? मैं कहूंगा साथियों अगर हम इसकी गुणा 60 से कर देंगे, 6 × 36 है ना, 600 से करना पड़ेगी। इसकी गुणा 600 से करोगे तभी 3600 आ पाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कुल धनराशि कितनी होगी। तो कुल धनराशि कितनी होगी? इसकी भी 600 से गुणा कर दीजिए, इसकी भी 600 से गुणा कर दीजिए और फिर इन सबको जोड़ दीजिए, आपको साथियों कुल धनराशि पता चल जाएगी। देखिए ये तो पता है 3600 है, ठीक है 3600 आ गया। ये भी 600 से गुणा करोगे तो ये 6000 आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसकी 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 2 जीरो आपके यहाँ पर लगेंगे और 6 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 3 18 और 3 आपका 21 हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, आपका काम यहाँ पर साथियों हो जाएगा। देखिए 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 फिर आ जाएगा, फिर आपका 6 और ये 6 ही आ जाएगा, 9 और 10 आ जाएगा, इतना आ जाएगा साथियों आपका, है ना। और ये 30,600 कहाँ पर दे रखा है? 30,600 आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 1 2 सवाल और बाकी हैं साथियों, उनको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया एक दुकानदार 2000 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% की और 15% की क्रमिक छूट देता है, ठीक है देता है। वो वस्तु को किस मूल्य पर साथियों बेचता है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 2000 रुपए की कोई चीज है, इस अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% और 15%, तो 2000 रुपए पर अगर 15% की छूट दी जाएगी तो कितने पे बेची जाएगी? पहले 20% की छूट दी गई है तो 80% में हो जाएगी, उसके बाद फिर 15% की छूट दी गई है तो ये साथियों 85% में हो जाएगी। तो अब ये जो वस्तु बिकेगी वो कितने की बिकेगी? ये बात आपसे यहाँ पर जा रही। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 2 से ये आपका 2 कट हो जाएगा। अब इधर आ गया है 80 गुणा 17 यहाँ पर साथियों आ गया। और कुछ बचा है? और कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं बचा है। चलिए तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, क्या हो जाएगा? 7 8 आपका 56 हो जाएगा, 8 1 8 और 5 13 यानी कि साथियों 1360 आपका जवाब आ जाएगा, जो कि कहां पर लिखा हुआ है? जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात साथियों क्या होगा? देखिए एक 15 सेंटीमीटर वाला लंबी भुजा वाला एक वर्ग है, इसके विकर्ण यानी कि इसकी बात चल रही है विकर्ण का, यानी कि इस विकर्ण का उसकी भुजा से, यानी कि आपको वर्ग का
विकर्ण का अनुपात और उसकी भुजा का अनुपात साथियों बताने। तो भुजा तो आपको पता है कितनी भुजा है, 15 है ना। आपको विकर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है। वर्ग के विकर्ण का सूत्र कितना होता है? वर्ग के विकर्ण की अगर हम बात करते हैं साथियों, इसका सूत्र कितना होता है? इसका सूत्र क्या होता है? a√2 होता है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए एक तरफ आ जाएगा वर्ग का विकर्ण जो कितना है, मैं कहूंगा a√2 है, और एक तरफ आ गया वर्ग की भुजा जिसको हम a मान सकते हैं, तो a मान लेंगे साथियों, है ना। तो a की अगर देखिए अब वर्ग 15 सेंटीमीटर भुजा है तो a की जगह पर 15 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा? 15√2 आ जाएगा, ठीक है। इस 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा तो √2 अनुपात 1 बचेगा। जब कुछ नहीं बचता है तो वहां पर 1 बचता है। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर साथियों डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के 6 भाग, फिर ब्रैकेट के अंदर है 4 गुणा 3, फिर ब्रैकेट के अंदर है 5 गुणा 4, फिर भाग है, फिर ब्रैकेट के अंदर है 5/4 प्लस 4 भाग 2 गुणा 4। इसको आपको साथियों कैलकुलेट करके मुझे बताना है। देखिए सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भाग है तो 2 से कट होगा साथियों, इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 है ना। अब 2 की गुणा 4 से हो जाएगी तो साथियों 8 आ जाएगा। फिर क्या होगा साथियों? अब कितना आ गया? देखिए 2 आ गया, 2 चौक 8 आ गया, प्लस आपका 5/4 इतना आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ऑफ लगा है तो ये गुणा होगी, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 प्लस 8 28 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पर कितना आ जाएगा? 28 यहाँ पर साथियों आ जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर साथियों क्या कर लेते? इस पूरे की जगह पर हम लोग 28 रख लेते। अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, भाग 4 ये वाला और गुणा 5। अब फिर साथियों इसको कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। अब देखिए कितना आ जाएगा साथियों? ये अगर बात करते हैं 5 गुणा 4 बटे 28 भाग में आ जाएगा। 4 से कट करेंगे कितना आ जाएगा? 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि 5/7 यहाँ पर आ चुका है। ये भी सॉल्व हो चुका है अब आपके सामने। अब देखिए अगले स्टेप में की अगर बात करते हैं, अब क्या आएगा? देखिए 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ तक सॉल्व हो चुका है पूरा, है ना। यही तक तो हो चुका है, हाँ यहीं तक हो चुका है। अब देखिए साथियों 4 तियां 12 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 12 यहाँ पर आ जाएगा गुणा में, तो 12 पंजे 60 कर ले, 12 पंजे 60/7 हो जाएगा। अब फिर ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा। यहाँ पर है साथियों भाग 6, भाग 6 ही तो है, और क्या है? और कुछ नहीं है साथियों। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए साथियों बटे में 1 मान लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? 6/1 इस भाग को गुणा में हम बदल सकते हैं, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 60/7 है तो 7/60 कर देना पड़ेगा। ये रूल है। क्यों? क्योंकि जब आप भाग को गुणा में कर लेते हो और उल्टा पलटी कर लेते हो तो आपके लिए उस चीज को सॉल्व करना आसान हो जाता है। कैसे? ऐसे 6 कम 6, 6 कम 6, यानी कि इधर आ चुका है साथियों 7/10। और 7/10 कौन सा ऑप्शन में है? कहां पर है? 7/10 तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।